हेलो चिल्ड्रन। पिछले लेक्चर में हमने एसएचएम के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। इस लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे, हमारे एसएचएम के कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे न्यूमेरिकल्स की मदद से। न्यूमेरिकल्स में छोटे छोटे कंसेप्ट हमें पता चलते रहते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो चिल्ड्रन, ये न्यूमेरिकल देखो, दो ब्लॉक्स हैं, उनका मास है 1 किलो और 2 किलो, और उन्हें कनेक्ट किया है स्प्रिंग के साथ कुछ इस तरीके से। 1 किलो 2 किलो दोनों चिपके हुए हैं और वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। अगर 2 किलो के मास को निकाल दिया जाए सडनली इस 2 किलो के मास को मैंने निकाल दिया, तो ये एसएचएम करेगा, तो उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना होगा ये पूछा है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 200 न्यूटन पर मीटर। तो चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आपको एक बेसिक कंसेप्ट ना पता हो, और बेसिक कंसेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज SHM occurs about the mean position। करेक्ट? SHM किसके अबाउट होता है? मीन पोजीशन के आसपास SHM होता है, और द मीन पोजीशन will experience जीरो फोर्स। मीन पोजीशन पे जीरो फोर्स लगता है, ये भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि मीन पोजीशन पे क्या कहते हैं, जो नेट फोर्सेस होते हैं वो जीरो होते हैं। करेक्ट? ये तो हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था, एसएचएम के एकदम स्टार्ट में। तो ये कंसेप्ट लगेगा, एसएचएम होता है मीन पोजीशन के अबाउट, और मीन पोजीशन पे जीरो फोर्स लगता है, जीरो फोर्स नेट। तो नेट फोर्स होता है जो मीन पोजीशन पे होता है वो जीरो होता है। अब चिल्ड्रन, जरा कुछ इसे देखो, अगर ये एक स्प्रिंग है और इस पे कुछ भी नहीं लटकाया है, तो ये है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। अब इस स्प्रिंग के ऊपर हम एक वजन लटका देते हैं। चिल्ड्रन, स्प्रिंग के ऊपर अगर आप वजन लटकाओगे ऑफ मास m, तो स्प्रिंग खिंच जाएगी। तो हमने इसके ऊपर वजन लटकाया और धीरे 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 हमने मास m को यहां लाके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे छोड़ दिया। तो चिल्ड्रन, क्योंकि इस मास को हमने धीरे धीरे लाया, मीन पोजीशन पे छोड़ा है इसे, इस ब्लॉक को कहां छोड़ा है? मीन पोजीशन पे। ये एसएचएम नहीं करेगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी ये ऊपर नीचे नहीं करने वाला है चिल्ड्रन। अगर इसको खींच के छोड़ोगे अब, तो ये ऊपर नीचे करेगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाके छोड़ा है इसे, मीन पोजीशन पे लाके छोड़ा है, ऐसे पोजीशन पे लाके छोड़ा है जहां पे नेट फोर्स जीरो लगता है। तो यहां पे इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, ये मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसीलिए ये ऊपर नीचे नहीं करने वाला। अब चिल्ड्रन, इसको मैं पकड़ के खींच के छोड़ देता हूं। ओके, इफ दिस ब्लॉक is pulled and released, इसको अगर पकड़ के खींच के छोड़ दिया जाए तो ये ब्लॉक एसएचएम करेगा, इट विल परफॉर्म एसएचएम। तो वो एसएचएम, देखो ये नेचुरल लेंथ है, तो क्या वो एसएचएम इस पोजीशन के अबाउट करेगा, या वो एसएचएम इस पोजीशन के अबाउट करेगा? एसएचएम ए पोजीशन के अबाउट होगी या एसएचएम बी पोजीशन के अबाउट होगी? इसको पकड़ के अगर नीचे खींच के मैं छोड़ दूं, तो एसएचएम यहां होगा या एसएचएम यहां होगा? एसएचएम ए पोजीशन पे होगा या बी पोजीशन पे होगा? सोचो। एसएचएम होगा बी पोजीशन पे, क्योंकि बी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बी है मीन पोजीशन। करेक्ट? ए के अबाउट एसएचएम नहीं होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। डेली लाइफ में आपने स्प्रिंग तो देखा ही होगा,
कुछ तो दिमाग लगाओ अपनी तरफ से। तो अगर मैं इसे यहां से खींच के या इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींच के इसे छोड़ दूंगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा, यहां थोड़ी एसएचएम करेगा, पागल थोड़ी हो गया है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे पता लगाते हैं, ये भी बड़ा आसान है। टू फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको पता लगाना तो इस ब्लॉक का एफबीडी बना दो। ये रहा mg और ये रहा स्प्रिंग का फोर्स, करेक्ट ना। mg नीचे लगेगा इसके ऊपर, स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लगेगा। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों इक्वल होते हैं। तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग अगर mg के इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने का ये तरीका है, बस खत्म। तो ये है पूरा बेसिक। अब तक मैंने न्यूमेरिकल शुरू नहीं किया है, मैं बस आपको बेसिक बता रहा हूं। बेसिक क्या है, अगर ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, उस पर वजन ला के छोड़ दिया जाए तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाके थोड़ी बहुत देर के बाद ये रुक तो जाएगा, ये यहां आके रुकेगा। इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। तो ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब अगर यहां से मैंने इसे पकड़ के खींच के छोड़ दिया तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा, नेचुरल लेंथ के अबाउट नहीं। और इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है मतलब इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस जीरो होने चाहिए। तो ये है कंसेप्ट। अब करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो चिल्ड्रन, हम हमारे क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं ये स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। फिर हमारे क्वेश्चन में पहले 3 kg अटैच था, 2 kg और 1 kg मिला के, तो ये 3 kg अटैच कर देते हैं। ओके, जिसमें से ये 1 kg का है ऊपर वाला और नीचे वाला 2 kg का है, तो मिला के हो गया 3 kg। ये क्या है चिल्ड्रन, यहां से लेके यहां तक ये एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग है, करेक्ट। अब चिल्ड्रन हम 2 kg को निकाल देंगे। तो 2 kg को निकाल देंगे तो स्प्रिंग इतना खिंचा हुआ तो नहीं रहेगा, थोड़ा कम खिंच जाएगा। यह है अगला केस, ये है अगला केस। तो ये नेचुरल लेंथ है या ये नेचुरल लेंथ है। पहले केस में इतना खिंचा हुआ है, दूसरे केस में इतना खिंचा हुआ है। पहले केस में इतना और दूसरे केस में इतना खिंचा हुआ है। तो अब पता लगाते हैं ये स्ट्रेचिंग कितनी है, व्हाट इज दिस गैप। ओके, पता लगाते हैं कि ये गैप कितना है। तो इसको केस 1 नाम दे देते हैं और इसको केस 2 नाम दे देते हैं। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं इस 3 kg का, तो एफबीडी कुछ ऐसा बनेगा। 3 kg, सॉरी 3 इंटू जी, और ये बनेगा फोर्स ऑफ स्प्रिंग। मैं केस 1 के लिए कैलकुलेशंस कर रहा हूं। तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू 3 इंटू जी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है चिल्ड्रन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये तीनों डायग्राम्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस के हैं। तो ये भी इक्विलिब्रियम पे, मतलब ये भी ऊपर नीचे नहीं हिल रहा है, ये भी रेस्ट पे है, ये भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ये भी रेस्ट पे, ये भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू 3g, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। फोर्स ऑफ स्प्रिंग को लिखा जा सकता है k इंटू x1, वेर दिस लेंथ इज x1 एंड दिस लेंथ इज x2। क्योंकि मैं इस केस के लिए यूज कर रहा हूं, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग है k इंटू x1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू जी। देयरफॉर x1 की क्या वैल्यू हो जाएगी चिल्ड्रन, g को वैल्यू 10 ले लेते हैं, k की वैल्यू 200 दी हुई है। 3/20 मीटर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर, यानी कि अपनी ओरिजिनल लेंथ से 0.15 मीटर नीचे की तरफ आ गया है। तो ये नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब चिल्ड्रन मैं 2 kg हटा दिया,
2 kg हटा दिया तो ऑसिलेट करेगा, और थोड़ी देर के बाद ऐसे ऑसिलेट करने के बाद ये 1 kg ये इस पोजीशन में आके रुक जाएगा। करेक्ट ना? स्प्रिंग थोड़ी देर ऐसा 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 करेगा और फिर ये इस पोजीशन में आके रुक जाएगा। तो अब केस 2 का एक्सटेंशन निकाल लेता हूं। केस 2 में 1 kg का एफबीडी बनेगा, तो 1g नीचे और ऊपर फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो केस 2 में फोर्स ऑफ स्प्रिंग को लिख सकता हूं मैं kx2। केस 2 में एक्सटेंशन कितना है? x2 है, इक्वल टू 1 इंटू जी मतलब 10। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 200, यानी कि 1/20, यानी कि 0.05 मीटर। तो चिल्ड्रन ये जो x1 है इसकी वैल्यू है 0.15 मीटर और x2 की वैल्यू है 0.05 मीटर। तो चिल्ड्रन अगर ये 3 kg सलामत रहता तो SHM यहां होता, लेकिन 3 kg सलामत नहीं रहा, 2 kg को हमने निकाल दिया, तो बचा क्या? 1 kg। करेक्ट? तो इस 2 kg को निकाल देंगे तो बचेगा 1 kg। तो 1 kg के लिए मीन पोजीशन ये है, तो अब जो SHM होगा वो इसके अबाउट होगा। करेक्ट? तो जैसे ही मैं 2 kg निकालूंगा ये वाली पोजीशन मीन पोजीशन बन जाएगी और SHM यहां होगा। SHM will take place over here after removing 2 kg। तो जैसे ये 2 kg निकाला ये नई मीन पोजीशन बनी और ये जो ब्लॉक है वो यहां भागने की कोशिश करेगा। तो जो ब्लॉक यहां पे था 1 kg का वो अब यहां पे इसको मीन पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा। तो द 1 kg block which was over here will try to run over here, then go up, then come down, then और नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब ये जो चीज है ये एम्पलीट्यूड बन जाएगी। तो यहां पे एम्पलीट्यूड का क्या वैल्यू हो जाएगा चिल्ड्रन? 0.15 में से 0.05 निकाल दोगे तो एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो एम्पलीट्यूड बन जाएगा 0.1 मीटर। ये आंसर है। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है, पर ध्यान से सोचो, वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट बताया है वो बहुत जरूरी है। वीडियो को 2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। प्लीज वॉच इट अगेन एंड अगेन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। 2 बार देखोगे 3 बार देखोगे पक्का समझेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास है छोटू m, उसे एक पिस्टन पे रखा गया है और वो पिस्टन परफॉर्म कर रहा है SHM विथ एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड। What is the minimum value of amplitude of SHM for which the block will separate from the piston if piston is performing SHM in vertical direction? तो चलिए इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं। इस क्वेश्चन में एक पिस्टन है, इस तरीके का पिस्टन मान लो, ये एक पिस्टन है और इस पिस्टन के ऊपर एक ब्लॉक रखा है छोटा सा, ब्लॉक का मास है छोटू m और ये पिस्टन ऊपर नीचे SHM कर रहा है वर्टिकल प्लेन में। तो ये पिस्टन है ऊपर नीचे इस तरह से SHM कर रहा है। इसका एम्पलीट्यूड क्या हो कि ये जो मास है छोटू m ये पिस्टन से सेपरेट हो जाए। हम चाहते हैं कि ये छोटू m पिस्टन से सेपरेट हो जाए। तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखेंगे। चिल्ड्रन हमारे पास यहाँ एक बॉटल है और बॉटल के ऊपर हम रख लेते हैं एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस बॉटल को मैं SHM करवा रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं कि बॉटल और ब्लॉक दोनों साथ में है, लेकिन अगर ये बॉटल जिसे हम पिस्टन मान रहे हैं, अगर ये बॉटल अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाए, ये देखो अब ये बॉटल अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, इसके बाद नीचे जाएगी और ये इस बॉटल का टॉप मोस्ट पोजीशन है। बॉटल मतलब यहाँ पे पिस्टन है। अगर ये पिस्टन अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाए और टॉप मोस्ट पोजीशन पे आने के बाद अगर इस पिस्टन का एक्सीलरेशन
जी से ज्यादा हुआ नीचे की तरफ तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। देखो ये जो पिस्टन है ये अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। अब अगर ये इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हुआ नीचे की तरफ तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। देखो इस तरह से। अब मैं इसे बहुत तेजी से नीचे खींचूंगा, इसका एक्सेलरेशन जी से ज्यादा बड़ा करवा दूंगा मैं, तो आपने देखा ये दोनों सेपरेट हो गए। तो वीडियो से क्लियर हो गया है कि अगर पिस्टन का एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन अगर ये जी या उससे बड़ा हो जाए, इज स्लाइटली ग्रेटर देन जी से जरा भी बड़ा हो गया, देन द ब्लॉक विल सेपरेट। यानी कि जो एक्सीलरेशन है उसका वैल्यू जस्ट सेपरेट के लिए इक्वल टू जी से थोड़ा ज्यादा हो गया तो आराम से सेपरेट हो जाएगा। अगर एक्सीलरेशन जी जितना हुआ तो ये दोनों जस्ट सेपरेट होंगे, और अगर पिस्टन का एक्सीलरेशन ज्यादा हो गया जी से तब तो जस्ट नहीं अच्छे से सेपरेट होंगे। तो एक्सीलरेशन का क्या वैल्यू होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। एसएचएम में एक्सीलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। चिल्ड्रन माइनस साइन भी होता है पर मैं वो माइनस साइन फिलहाल के लिए नहीं यूज कर रहा हूं। ओके क्योंकि माइनस का मतलब होता है रिस्टोरिंग और हमें पता है रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे लग रहा है तो मैं माइनस नहीं यूज कर रहा हूं। इक्वल टू जी। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू होती है 10। नाउ चिल्ड्रन हमें एक और बात पता चली वीडियो से, ये मास पिस्टन से तब सेपरेट होगा जब ये पिस्टन अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। ओके, मास विल सेपरेट व्हेन पिस्टन इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब पिस्टन अपने मीन से एकदम ऊपर है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा मतलब ये अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया है, तो x की जगह मैं a यूज कर सकता हूं। देयरफॉर 100 इंटू एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 10। देयरफॉर एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0.1 मीटर। तो चिल्ड्रन अगर एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर या उससे ज्यादा हो गया, अगर एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर या उससे ज्यादा हो गया तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए भी ज्यादा हो जाएगा जी से और ये ब्लॉक्स सेपरेट हो जाएंगे। तो ब्लॉक को सेपरेट करने का क्या तरीका है चिल्ड्रन? टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी, लेकिन क्योंकि हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे हैं तो एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मैक्सिमम हो गया है, तो एक्स की वैल्यू ए रख दी, मिल गया ए का वैल्यू। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, अगला क्वेश्चन एच.सी. वर्मा से लिया गया है। तो हमारे पास दो मासेस हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम। वो एक स्प्रिंग कांस्टेंट से जुड़े हैं के। अब अगर मैं इन दोनों को इस तरह से दबा के छोड़ दूं, यानी दोनों मासेस को पकड़ के दबा के छोड़ दूं, तो वो एसएचएम करेंगे। उस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या है वो निकालना है। अब चिल्ड्रन कोई जरूरी नहीं है कि इन्हें दबा के ही छोड़ा जाए, अगर मैं इन्हें खींच के भी छोड़ दूं तब भी वो एसएचएम करेंगे। तो आप इनको दबा के छोड़ोगे तब भी एसएचएम करना चालू कर देंगे, इनको खींच के छोड़ दोगे तब भी ये एसएचएम करना चालू कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, मान लेते हैं मैंने इन दोनों को पकड़ के खींच दिया और छोड़ दिया, तो एक बार मैं इन्हें छोड़ दूं उसके बाद जो सारे फोर्सेस लगेंगे वो इंटरनल फोर्सेस होंगे, करेक्ट? जैसे ही मैं इन्हें छोड़ूंगा जो सारे फोर्सेस होंगे वो इंटरनल फोर्सेस होंगे, और जब सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस होते हैं तब हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि m इंटू इसका मास इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू इसका मास इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x डैश। ये कंडीशन क्यों सेटिस्फाई हो रही है? सिंस ऑल फोर्सेस आर इंटरनल।
जब सारे फोर्सेस इंटरनल होते हैं तब m इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू छोटू m इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M, x डैश क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m। तो एक्चुअली मैं आपको एक फोटो बना के दिखाता हूँ हो क्या रहा है। तो ये दोनों ब्लॉक्स थे, इसको खींच दिया हमने। तो ये ओरिजिनल लेंथ है, खींचने के बाद का सिनेरियो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये देखो इस तरह से खींच चुके हैं ये। तो ये ओरिजिनल लेंथ थी, ये ओरिजिनल लेंथ थी, करेक्ट। ये देखो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ थी। तो मैंने बड़े एम को कितना खींचा, x, और छोटे एम को कितना खींचा, x डैश। और ये थी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। तो जब एक बार पकड़ के खींच के छोड़ दूंगा, करेक्ट, तो सारे फोर्सेस इंटरनल हो जाएंगे और ये कंडीशन हो जाएगी m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स डैश। ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट होता है, सेंटर ऑफ मास में सिखाया जाता है। अब चिल्ड्रन x और x डैश मिला के क्या है, x प्लस x डैश इज द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो x और x डैश को अगर आप पकड़ के खींच के छोड़ दोगे तो ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन है। देखो x और x डैश क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ है ना, देखो ये नेचुरल लेंथ, x और x डैश इज द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। एक्सटेंशन इन स्प्रिंग को हम x नॉट लिख देते हैं। नाउ इन दोनों में से जो मर्जी उस ब्लॉक को आप कंसिडर कर लो। मैं कंसिडर कर रहा हूं कैपिटल M को, आप स्मॉल m को भी कंसिडर कर सकते हो। ये कर लिया मैंने सॉरी, ये कंसिडर कर लिया मैंने कैपिटल M को। अब कैपिटल M को तो स्प्रिंग इस तरफ खींचेगी, देखो स्प्रिंग खींची हुई है ना, तो कैपिटल M को स्प्रिंग इस तरफ खींचेगी। तो दिस इज द फोर्स ऑन द कैपिटल M, फोर्स ऑन स्प्रिंग ऑन कैपिटल M। तो चिल्ड्रन क्या मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं कैपिटल M का? बिल्कुल, फोर्स पता है, मास पता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे लगने वाला फोर्स पता है, इसका मास पता है, तो इसका एक्सेलरेशन तुरंत पता चल जाएगा बच्चों वाले फॉर्मूला से। अब स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है, k इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितना है स्प्रिंग का, x प्लस एक्स डैश। सो k इंटू एक्स प्लस एक्स डैश इज इक्वल्स टू m इंटू ए। देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना होगा कैपिटल M का, एक्सेलरेशन होगा k इंटू एक्स प्लस एक्स डैश अपॉन m। अब चिल्ड्रन यहां से आपको x डैश का वैल्यू भी पता चल जाएगा। x डैश का क्या वैल्यू है, कैपिटल M x अपॉन स्मॉल m। यहां से देखो x डैश का वैल्यू पता चल गया, कैपिटल M x अपॉन स्मॉल m इज x डैश। इस x डैश को यहां पुट कर दो, देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस एक्स डैश की वैल्यू हमें पता है, कैपिटल M x अपॉन स्मॉल m, और नीचे कैपिटल M भी है। देयरफॉर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, k टाइम्स, सॉरी चलिए अपॉन m यहां पे नीचे, द होल अपॉन m है। देयरफॉर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो होगा k, x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। ये लाइन भी मैंने एक्स्ट्रा खींच दिया, आई एम रियली सॉरी। x प्लस एक्स डैश की वैल्यू है k x अपॉन स्मॉल m, रियली सॉरी। तो k x और x डैश की वैल्यू यहाँ पुट करी और नीचे का m यहाँ पे लिखा है, तो इसमें से x कॉमन लूंगा तो 1 प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, द होल अपॉन कैपिटल M। देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी kx
छोटू m, एलसीएम ले रहा हूं मैं, छोटू m प्लस बड़ा M अपॉन छोटू m बड़ा M। अब एक्सीलरेशन तो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर एक्स इज के एक्स छोटू m बड़ा M अपॉन छोटू m इंटू बड़ा M। तो x से x कट जाएगा, ओमेगा की वैल्यू मिल गई, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के छोटू m प्लस बड़ा M अपॉन छोटू m बड़ा M। अब टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड तो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, यानी ओमेगा को उल्टा करना है, अंडर रूट mm अपॉन के m प्लस m। ये होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन, मान लेते हैं ये अर्थ है और अर्थ में हमने एक टनल बना दिया और यहां से एक ऑब्जेक्ट को हमने रिलीज किया है। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि ये ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, और दूसरी बात, अगर ये ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या है। मास ऑफ अर्थ कैपिटल M दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R दिया हुआ है। तो चिल्ड्रन सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो मोशन है ये एसएचएम है। तो अर्थ के बीचों बीच अगर एक टनल बना के एक ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो एसएचएम करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। तो चिल्ड्रन मान लेते हैं ये अर्थ है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूं आपको ताकि अच्छे से दिखाई दे। मान लेते हैं ये अर्थ है और ये अर्थ में बना दिया हमने टनल, और ये है सेंटर, ऑब्जेक्ट यहां पे है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन इस वक्त ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर है, तो चिल्ड्रन ऑफ कोर्स ये अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि हमने इसे ऊपर से छोड़ा है, ये अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट इस वक्त अर्थ के अंदर है। अगर ये डिस्टेंस सरफेस से d होती है, if d is the distance from the center, then the acceleration due to gravity at a depth is given by acceleration at the surface of the earth into 1 minus d by r. Therefore acceleration due to gravity at a depth becomes, जो ये हो जाएगा r माइनस डी इंटू आर। ये फॉर्मूला हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं चिल्ड्रन, ग्रेविटेशन चैप्टर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी। तो द एक्सेलरेशन एट दिस डेप्थ इज दिस मच, मतलब ये इसे जो एक्सेलरेशन इस वक्त फील हो रहा है वो एक्सेलरेशन इतना है। द ऑब्जेक्ट इज फीलिंग दिस एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज g इंटू r माइनस डी अपॉन r। अब देखते हैं ये r माइनस डी है क्या। चिल्ड्रन यहां से लेके यहां तक ये पूरा डिस्टेंस रेडियस है, करेक्ट, और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द ऑब्जेक्ट उसे हम g कहते हैं, सॉरी d कहते हैं। इस फॉर्मूले में d क्या है, d इज द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू द ऑब्जेक्ट, तो d ये डिस्टेंस है, तो ये r है, ये d है, तो ये बचा हुआ हो जाएगा r माइनस डी, करेक्ट। तो r माइनस डी क्या है, r माइनस डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो यहां पे जो r माइनस डी है ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डिस्टेंस, इसको x लिख दूं, r माइनस डी को, इसको हम x मान लेते हैं। सेंटर से जो डिस्प्लेसमेंट होता है, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसे हम x कह देते हैं एसएचएम में, करेक्ट ना। एसएचएम में x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहां पे जो x है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, वो r माइनस डी है। देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज g इंटू एक्स अपॉन r।
अब आप जानते हो इन SHM acceleration is given by omega square x, where omega square is a constant. तो यहां पे भी आप देख सकते हो, कंपेयर करो, एक्सीलरेशन इज, छोटू जी कांस्टेंट होता है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट होती है। तो क्या एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू x है? बिल्कुल है। क्या एसएचएम में भी एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू x होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब पक्का ये एसएचएम कर रहा है, हो गया प्रूफ। सिंस द एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x, द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एसएचएम। मतलब जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करोगे, ये इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एसएचएम करेगा। यहां से यहां जाएगा तब स्पीड पकड़ लेगा, स्पीड पकड़ के फिर नीचे जाएगा, लेकिन फिर अर्थ के सेंटर की तरफ खिंच के आएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर अर्थ के सेंटर के पास आएगा, और इस तरह से एसएचएम करता जाएगा। तो ये प्रूव हो गया है। अब बस इसका टाइम पीरियड निकालना है। कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है g/r। अब तो बस कंपेयर करना ही रह गया है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है g/r, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √g/r, और इसका मतलब है टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। 2π/ओमेगा यानी ओमेगा को उल्टा कर देना है, √r/g। ये है टाइम पीरियड। चलिए, अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना, कुछ 86 मिनट के आसपास आता है। इफ़ यू कैलकुलेट दिस टाइम पीरियड यू विल गेट समवॉट अराउंड 86 मिनट्स। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक रिटर्न आने में ऑब्जेक्ट को 86 मिनट लगेगा। तो अर्थ का पूरा एक डायमीटर क्रॉस करके वापस आ जाएगा और 86 मिनट में काम हो जाता है लगभग। ये जो अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ये मैंने HC वर्मा से लिया है। HC वर्मा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फिजिक्स टीचर्स। उनकी जो लिखी हुई किताब है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, वो पूरे इंडिया में फेमस है। अगर आप JEE दे रहे हो तो आपने HC वर्मा का नाम तो 100% गारंटी के साथ सुना ही होगा। वेरी गुड बुक, वेरी गुड प्रोफेसर, एंड आई एम इज फैन एक्चुअली। HC वर्मा साहब एक बहुत ही सिंपलिस्टिक पर्सन है। रियल लाइफ में आप अगर उन्हें देखें तो आप चौंक जाएंगे। वो इतने फेमस होने के बावजूद इतने डाउन टू अर्थ हैं और सबसे इतने प्यार से बात करते हैं कि आप उनके फ़ैन हो जाएंगे। आप HC वर्मा के वीडियोस यूट्यूब पे देखिए, वो अपने हर वीडियो में बड़े ही प्यार से हंस के फिजिक्स सिखाते हैं और प्रैक्टिकली फिजिक्स सिखाते हैं। इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। आई विल रिकमेंड यू टू सॉल्व HC वर्मा प्रॉब्लम्स, एंड HC वर्मा के वीडियोस आप ज़रूर देखिए यूट्यूब पे। तो चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में 2 स्प्रिंग्स हैं और तीसरा स्प्रिंग भी है। तीनों स्प्रिंग सेम है और इनके ठीक बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मास है छोटू m। अब अगर मैं इस छोटू m को दबा दूं इस तरह से, इसको पकड़ के इस तरह से दबा दूं, ओके, इसे पकड़ के इस तरह से दबा देना है ताकि C दब जाए, और फिर इसे C को दबा के, स्प्रिंग C को दबा के हमें छोड़ देना है। तो ये इस तरह से SHM करेगा। इस SHM का टाइम पीरियड क्या होगा वो बताना है। और चिल्ड्रन, हमें स्लाइटली प्रेस करना है, मतलब इसको पकड़ के ऐसा अंदर घुसाने देना है। इसे बहुत थोड़ा सा दबा के छोड़ना है, थोड़ा सा दबा के छोड़ दो तो ये इस तरह से SHM करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है आपको पता लगाना है। सारे स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो चलिए इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझो। पहले स्प्रिंग्स कुछ इस तरह से लगे हुए थे। यहां पे स्प्रिंग A था, यहां पे स्प्रिंग B था और यहां पे स्प्रिंग C है, और ये एंगल 45 डिग्री था। तो ये इनिशियल सिचुएशन है। अब मैंने इस मास को पकड़ के दबा दिया है, तो ये मास जो पहले यहां पे था ये अब यहां कहीं आ गया होगा, और ये बहुत स्लाइटली प्रेस किया, इसे पकड़ के बहुत ही थोड़ा सा प्रेस किया। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्लाइटली वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो जो स्प्रिंग B है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। स्प्रिंग B पहले ऐसा, ये जो ब्लू लाइन बनाई है, पहले स्प्रिंग B ब्लू लाइन जैसी दिख रही थी, लेकिन अब स्प्रिंग B यहां आ जाएगी। सिमिलरली स्प्रिंग A कुछ ऐसा बन जाएगा।
और स्प्रिंग सी कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो जो ब्लू लाइन से बनी है वो ओरिजिनल सिचुएशन है, और जो रेड से बना है वो नई सिचुएशन है। तो नई सिचुएशन में स्प्रिंग बी खिंच चुकी है, स्प्रिंग ए भी खिंच चुकी है, और स्प्रिंग सी वो दब चुकी है। देखो बी खिंच गई, बी लंबी हो गई, ए भी देखो लंबी हो गई है, लेकिन सी दब गई है। करेक्ट। और चिल्ड्रन ये जो आप एंगल देख रहे हो, नया एंगल बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में ये जो नया एंगल बन रहा है ये लगभग 90 है। इस क्वेश्चन को हमें अप्रोक्सीमेटली ही करना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट एंगल्स हमें नहीं पता। इस क्वेश्चन को हमें अप्रोक्सीमेटली ही करना पड़ेगा। तो पहले भी ए और बी के, पहले तो ए और बी के बीच में एग्जैक्ट 90 था, लेकिन अब ए और बी के बीच में अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री अब भी है, क्योंकि हमने इसे बहुत ज्यादा नहीं दबाया है। तो ये एंगल अब भी अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री ही है। तो अब पता लगाते हैं कि ए कितना दबा है, ए कितना खिंचा है, बी कितना खिंचा है और सी कितना दब गया है। तो चिल्ड्रन ये देखिए, बी कुछ इस तरीके से हो गया है, ए कुछ इस तरीके से हो गया है, ये ओरिजिनल सिचुएशन, ये ओरिजिनल सिचुएशन है, ये रेड पेन से बनाई है वो अभी की सिचुएशन है। तो देखो सी पहले यहां तक था, लेकिन अब सी सिर्फ इतना हो गया है। तो ये क्या है, यहां से लेके यहां तक इतना डिस्टेंस क्या है, इसे हम x मान लेते हैं। दिस इज द कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग सी। तो सी इतना दब गया है, मान लेते हैं सी एक्स दब गया है। अब चिल्ड्रन यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इसके ऊपर। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं मैं, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया, और ये एंगल 45 है। तो ये सारे एंगल्स लगभग 45 है। देखो एग्जैक्ट एंगल, फिर से बोल रहा हूं, एग्जैक्ट एंगल हमें नहीं पता, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेटली पता है कि ये जो एंगल है ये लगभग 45 डिग्रीज है। सिमिलरली ये एंगल भी लगभग 45 डिग्रीज है। अब चलो इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूं पी क्यू आर। दिख रहा है छोटू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर मैं ये 45 मान लेता हूं, ठीक है, ये 45 डिग्री, अगर मैं cos 45 निकालूं तो क्या होगा, cos 45 होता है एडजेसेंट है पी आर अपॉन हाइपोटेनियस है इसका क्यू आर। तो cos 45 हो जाएगा 1/√2। पी आर क्या है चिल्ड्रन, व्हाट इज पी आर? पी आर है बी का एक्सटेंशन। देखो यहां पे बी था, बी क्यू और बीपी लगभग इक्वल है। बी क्यू की लेंथ और बीपी की लेंथ लगभग इक्वल है। तो पी आर क्या है, पी आर इज द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग बी। तो पी आर की जगह मैं लिख सकता हूं एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग बी अपॉन क्यू आर की वैल्यू तो एक्स है, तो बी में कितना एक्सटेंशन आया, देयरफॉर एक्सटेंशन ऑफ बी इज x/√2। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल में रिपीट करूं तो दिस इज ऑल्सो द एक्सटेंशन इन ए। जितना बी एक्सटेंड हुआ है उतना ही ए भी एक्सटेंड होगा। तो हमें एक्सटेंशन इन बी पता चल चुका है, हमें एक्सटेंशन इन ए पता चल चुका है, x/√2। तो चिल्ड्रन ये था हमारा मास। अब जो बी है, क्योंकि वो खिंच चुका है तो फोर्स यहां पे लगाएगा, और ए भी खिंच चुका है तो वो फोर्स कुछ ऐसा लगाएगा, और ये एंगल लगभग 90 डिग्री है। तो स्प्रिंग बी रिटर्न आने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग ए रिटर्न आने की कोशिश करेगा, और सी जो है वो कुछ इस तरह से फोर्स लगाएगा। क्योंकि सी दब गया था
सी इधर दब गया था तो वो इधर फोर्स लगाएगा। ओके, और ये कितना फोर्स होगा, के इंटू एक्सटेंशन ऑफ ए कितना एक्सटेंड हुआ था, एक्स बाई रूट टू। ये भी कितना फोर्स लगाएगा, के इंटू एक्सटेंशन ऑफ बी, एक्स बाई रूट टू। और सी कितना फोर्स लगाएगा, के इंटू एक्स, क्योंकि सी सिर्फ एक्स दबा था। तो चिल्ड्रन ये के एक्स बाई रूट टू है, के एक्स बाई रूट टू है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां पे आएगा। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं, ये इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालता हूं। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ स्प्रिंग बी एंड ए कितना हो जाएगा, ये रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, करेक्ट, ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसी तरह से रिजल्टेंट निकालते हैं वेक्टर का। अब थीटा तो लगभग 90 है, तो ये पूरा हो जाएगा cos 90 0। थीटा लगभग 90 है ना इन दोनों के बीच में, cos 90 0 हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन रूट, यानी कि के एक्स। सो एफ रिजल्टेंट बिकॉज ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी की वजह से के एक्स लगेगा, सी भी के एक्स लगा रहा है इसी डायरेक्शन में। तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी की वजह से के एक्स और सी का भी के एक्स, तो 2kx। अब एसएचएम में जो फोर्स होता है वो एक्स के प्रपोर्शन में होता है। ये देखो, फोर्स इज प्रपोर्शन टू एक्स, मतलब एसएचएम तो होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। और के की वैल्यू 2k है, के इफेक्टिव इज 2k। अब टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट m बाय के इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 अंडर रूट m बाय के इफेक्टिव की वैल्यू है 2k। तो ये है इसका टाइम पीरियड। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, तो ऑफकोर्स बहुत सीधा सीधा तो होगा नहीं। तो चिल्ड्रन प्लीज यू वंस अगेन सी दिस क्वेश्चन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, और ये अगला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है, बहुत आसान नहीं है। इस क्वेश्चन में ये एक प्लेट है, प्लेट का मास है m, और ये दो व्हील्स हैं, एक व्हील इधर घूम रहा है और एक व्हील इस तरफ घूम रहा है। तो दोनों व्हील्स घूम रहे हैं और ये प्लेट इन दोनों व्हील्स के ऊपर टिका हुआ है। अगर इस प्लेट को थोड़ा सा धक्का दे दिया जाए, इस तरफ प्लेट को थोड़ा सा इधर खसका दिया जाए, तो ये एसएचएम करेगा। पहले तो ये प्रूव करना है, और दूसरा उस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा। प्लेट और व्हील के बीच में फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, आसान तो होगा नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही शांति से सॉल्व करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बनाते हैं दो व्हील्स, ये है वो दो व्हील्स, ये है प्लेट। दोनों व्हील्स के बीच का डिस्टेंस L है, तो इस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल L है। ओके, अब अगर मैं इसका FBD बनाऊं प्लेट का, तो ठीक बीचों बीच से mg लगेगा नीचे, यहां से लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n, इसे n1 नाम दे देते हैं, और यहां से लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n2, और ये mg ठीक बीचों बीच से लगेगा। अब चिल्ड्रन ये प्लेट कुछ इस तरह से घूम रही है, तो अगर ये प्लेट देखो, अगर प्लेट इस तरह से घूम रही है, इस तरह से, सॉरी प्लेट नहीं व्हील, अगर ये व्हील कुछ इस तरह से घूमेगा और इस व्हील के ऊपर मान लो एक सपोज आप खड़े हो गए इस व्हील के ऊपर, तो आप कहाँ गिरोगे, आगे या पीछे, दिमाग लगाओ। अगर व्हील इस तरह से आगे घूम रहा है तो आप कहाँ गिरोगे, आगे या पीछे? ऑफ कोर्स आप आगे गिरोगे, यानी कि ये जो घूमता व्हील है इसका जो फ्रिक्शन है यह आपको व्हील के डायरेक्शन में फेंक देगा। तो क्योंकि व्हील इधर घूम रहा है, फ्रिक्शन यहां लगेगा, इसे नाम दे देता हूं फ्रिक्शन 1। और ये व्हील इस तरह से घूम रहा है,
तो ये व्हील लकड़े को इस तरफ पुश कर रहा है, ये व्हील घूम के लकड़े को इस तरफ, इस प्लेट को इस तरफ पुश कर रहा है। तो इसका नाम दे देता हूँ फ्रिक्शन 2। तो ये तो रहा इनिशियल FBD। इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने आपको बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहे हैं, mg कहाँ लग रहा है। इसकी ज़रूरत तो नहीं थी इस FBD की, लेकिन फिर भी मैंने आपको बना के बताया। अब चलन एक काम करते हैं, प्लेट को थोड़ा सा खसका देते हैं साइड में। तो ये रहा नया डायग्राम, ये है व्हील्स, व्हील के बीच का जो लेंथ है वो L है, और प्लेट को देखो हमने शिफ्ट कर दिया है थोड़ा सा। तो प्लेट खसक चुकी है। अब ये देखो प्लेट को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो प्लेट का जो बीचों बीच पॉइंट है वो ये है, देखो प्लेट ये है ना इतनी बड़ी, प्लेट का बीचों बीच पॉइंट ये है। तो अब मैं FBD बनाऊंगा, तो mg लगेगा यहाँ पे नीचे। इस नॉर्मल का नाम था N1, इस नॉर्मल का नाम था N2, और चिल्ड्रन ये जो गैप था दो व्हील्स के बीच में वो L था। हमने प्लेट को x खसका दिया है, करेक्ट। तो पहले सेंटर ये था, पहले इन दोनों के बीचों बीच था सेंटर प्लेट का, लेकिन अब ये सेंटर x खसक चुका है। तो ये जो सेंटर है ये x खसक चुका है, यहां से ये प्लेट x इस तरफ आ गई है, प्लेट x आ गई है इस तरफ। तो पहले mg और नॉर्मल 1 में कितना डिस्टेंस था, पूरा डिस्टेंस है L। तो पहले mg और N1 में डिस्टेंस था L/2, करेक्ट। पहले ये पूरा डिस्टेंस L था, तो ये आधा डिस्टेंस कितना होगा L/2। मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस L/2 था, पर अब प्लेट तो x आगे खसक गई है। तो पहले N1 से लेके पुराने सेंटर तक का डिस्टेंस L/2 था, लेकिन अब पुराना सेंटर x खसक चुका है। तो अब इन दोनों में क्या डिस्टेंस है, अब इन दोनों में डिस्टेंस है L/2 माइनस x, करेक्ट ना, क्योंकि ये x इधर खिसक गया है। तो mg और इसमें L/2 माइनस x का डिस्टेंस है, और इसमें कितना डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक L/2। तो L/2 प्लस x। तो अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है। अब चलें, हमें पक्का पता है कि ये प्लेट रोटेट नहीं कर रही है, ये प्लेट इस तरह से रोटेट नहीं कर रही है, शक्तिमान बन के नहीं घूम रही है। तो ये प्लेट रोटेट नहीं कर रही है, क्योंकि ये प्लेट रोटेट नहीं कर रही है तो मैं टॉर्क इक्वल टू 0 कर सकता हूं, नेट टॉर्क इक्वल टू 0। तो मैं एक काम करता हूं, मैं नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट निकालता हूं। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं O। तो टॉर्क अबाउट O, इस पॉइंट के अबाउट अब मैं टॉर्क निकालूंगा। तो N2 का टॉर्क कितना है, सॉरी N1 का टॉर्क, N1 का टॉर्क है N1 इंटू लेंथ। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो N1 का टॉर्क क्या हो जाएगा, N1, और N1 का डिस्टेंस कितना है यहां तक, L। तो N1 इंटू L तो इसका टॉर्क होगा इस तरीके का। तो N1 का टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क, जबकि mg का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज होगा, करेक्ट ना। इस पॉइंट को पकड़ के ऐसा पकड़ो, N1 बना रहा है क्लॉकवाइज टॉर्क, जबकि mg बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और नेट टॉर्क तो 0 है क्योंकि ये प्लेट घूम नहीं रही है। तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क सेम होना चाहिए। अब इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू L/2 प्लस x। तो यहां से मुझे N1 की वैल्यू मिल गई। N1 की वैल्यू हो जाएगी mg बाई L L/2 प्लस x। सिमिलरली अगर मैं यहां पे टॉर्क निकालूं, पहले मैंने टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट निकाला, अब मैं टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट निकालता हूं। इसका नाम O था, इसका नाम दे देते हैं P। अब मैं निकालता हूं टॉर्क एट P। नेट टॉर्क तो 0 है। अब P पे टॉर्क आ रहा है
n/2 की वजह से, देखो n/2 कैसा कैसा टॉर्क लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और mg कैसा टॉर्क लगा रहा है इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज। तो ये दोनों टॉर्क भी जीरो होने चाहिए। तो अब मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूं, mg इंटू l/2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू n2 इंटू n2 का डिस्टेंस l है। तो यहां से n2 की वैल्यू भी आ गई, mg बाई एल l/2 माइनस एक्स। तो आप n1 और n2 दोनों की वैल्यूज लिख लीजिए। तो आपके लिए मैंने n1 और n2 दोनों की वैल्यूज एक बार फिर से लिख दी है। अब एक काम करते हैं, FBD बनाते हैं। ये रहा FBD, खिसका हुआ पोजीशन है। चिल्ड्रन, ये इस तरह से घूम रहा है, तो ये फ्रिक्शन FR1 तो यहाँ लगेगा, और ये इस तरह से घूम रहा है तो ये फ्रिक्शन FR2 यहाँ लगेगा, और ये है N1 और ये है N2। अब फ्रिक्शन 1 क्या होगा, म्यू टाइम्स N1, फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, देयरफॉर फ्रिक्शन 1 हो जाएगा म्यू टाइम्स N1, यानी कि म्यू टाइम्स mg अपॉन l/2 प्लस एक्स, और फ्रिक्शन 2 क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स N2, यानी कि म्यू टाइम्स mg अपॉन l/2 माइनस एक्स। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और फ्रिक्शन 1 बड़ा है क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, फ्रिक्शन 2 छोटा है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो जो नेट फ्रिक्शन होगा वो होगा FR1 माइनस FR2, नेट फ्रिक्शन इक्वल टू FR1 माइनस FR2, क्योंकि FR1 बड़ा है और दोनों अपोजिट है इसलिए माइनस हो रहे हैं। तो चिल्ड्रन FR1 बड़ा है तो ओवरऑल फ्रिक्शन यहां लगेगा, तो अगर मैं ब्लॉक को खसका रहा हूं इस तरफ तो फ्रिक्शन उसको खींच के यहां ले आएगा। अब इसका मतलब वो SHM कर रहा है, फ्रिक्शन इज द रिस्टोरिंग फोर्स। एक बार फिर से, अगर मैं ब्लॉक को खींच के यहां ला रहा हूं तो FR1 फ्रिक्शन 1 स्ट्रांग होके उसे यहां खींच के वापस ले आएगा, मतलब ये प्लेट इस तरह से SHM करेगा। देखो अब भी प्रूव हो जाएगा प्लेट SHM करने वाला है। तो ये जो नेट फ्रिक्शन है FR1 माइनस FR2, FR1 माइनस FR2, और FR1 बड़ा है इसलिए नेट फ्रिक्शन यहां लगेगा। तो ये नेट फ्रिक्शन रिस्टोरिंग फोर्स है, तो नेट फ्रिक्शन को मैं रिस्टोरिंग फोर्स लिख देता हूं। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करना है, म्यू mg अपॉन l कॉमन आ जाएगा, l/2 प्लस एक्स माइनस l/2, और ये प्लस एक्स हो जाएगा। देखो l/2 प्लस एक्स, इसको माइनस करना है ना, तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स तो होता है k इक्विवेलेंट इंटू एक्स। SHM में रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, kx इक्वल टू म्यू mg2 बाय l x। x से x कट गया तो k इक्विवेलेंट मिल गया। तो टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k इक्विवेलेंट की वैल्यू है 2 म्यू mg l, तो m और m कट जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बाय 2 म्यू g। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और हाँ SHM में ये इस वजह से प्रूव हुआ क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल है x के, SHM में प्रूव हो गया। डिफिकल्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स नीट वालों को इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होता एग्जाम में, JEE मेंस में भी शायद इतना डिफिकल्ट ना पूछे, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मोस्टली ये एडवांस के लिए ही है, ये पूरा का पूरा वीडियो एक्चुअली एडवांस के लिए है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो और नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं बेटा, ये वीडियो है ही बहुत डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है रो लिक्विड, इसमें एक ब्लॉक है, ब्लॉक की डेंसिटी दी हुई है रो ब्लॉक, और ब्लॉक की डेंसिटी कम है लिक्विड से, इसीलिए ब्लॉक इस तरह से तैर रहा है, और ये ब्लॉक चुपचाप अपनी जगह पे बैठा हुआ है। अब अगर इस ब्लॉक को पकड़ के हल्का सा अंदर दबा के छोड़ दें, आपने कई बार किया भी होगा, जैसे एक बॉल है, बॉल को आप पानी के टब में डालो, फिर बॉल को अंदर दबा के छोड़ दो, तो बॉल क्या करती है, ऊपर नीचे पानी के सरफेस पे करती है। करेक्ट, एक बॉल को पकड़ो और उसको पानी के अंदर दबा के छोड़ दो, वो बॉल फिर ऊपर आएगी, फिर थोड़ा नीचे जाके ऐसे 2-4 बार ऑसिलेट करेगी। तो आपको उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछा है, तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को।
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है। तो पहले एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। बड़ा डायग्राम इसलिए ताकि आपको साफ साफ दिखे हो क्या रहा है। तो ये थी स्टार्टिंग की पोजीशन। सिलेंडर आराम से पानी में बैठा हुआ था, कोई उंगली नहीं कर रहा था इसके साथ। फिर किसी ने आके इसको थोड़ा सा दबा दिया। अब दबा देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो ये जो रेड पेन से डॉट 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 मैं बना रहा हूं, ये इसे दबाने की बाद की सिचुएशन है। तो आप देख सकते हैं पहले यहां था, दबाने के बाद यहां आ गया है। तो जो रेड पेन से बनाया है ये दबाने के बाद है। दिस इज आफ्टर प्रेसिंग। अब चिल्ड्रन अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये जो मैंने शेड किया है ये क्या है? ये वो वॉल्यूम है जो पहले इतना वॉल्यूम हवा में था, करेक्ट? पहले दिस मच वॉल्यूम वॉज इन वाटर, सॉरी वॉल्यूम इन एयर, VOL वॉल्यूम इन एयर बिफोर। और ये क्या है, वॉल्यूम इन एयर आफ्टर। तो पहले एयर में इतना था, अब एयर में इतना है। तो ये क्या है जो मैंने शेड किया है, ये क्या है? ये कौन सा वॉल्यूम है? ये वो वॉल्यूम है जो पानी में जा चुका है। सो दिस मच वॉल्यूम वेंट इन वाटर। चलो कॉमन सेंस लगाओ। मान लो कि ये 10 ml है और मान लो कि ये नीचे वाला 4 ml है। तो पहले 10 ml हवा में था, अब 4 ml हवा में है। तो पानी में कितना घुस गया? दिमाग लगाओ, 6 ml। करेक्ट ना? अगर पहले 10 ml हवा में था, फिर दबाने के बाद सिर्फ 4 ml वॉल्यूम हवा में है, तो पानी में कितना चला गया? 6 ml। तो ये जो वॉल्यूम बचा है, ये जो चीज है, दिस इज द वॉल्यूम विच वेंट इन वाटर। तो ये जो ऊपर का शेडेड रीजन है, इट इज द वॉल्यूम विच वेंट इन वाटर। और इसे कितना दबाया है हमने? x। इसे कितना नीचे दबा दिया है? x। तो इसे x नीचे दबा दिया है। तो ये जो शेडेड रीजन है, इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम पानी में घुस चुका है। दिख रहा हवा में, पर ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम पानी में घुसा हुआ है। सो व्हाट इज दी एक्स्ट्रा वॉल्यूम विच वेंट इनसाइड वाटर? एक्स्ट्रा वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। एक्स्ट्रा वॉल्यूम विच वेंट इन वाटर ड्यू टू प्रेसिंग। कितना वॉल्यूम है ये? एरिया इंटू एक्स। करेक्ट? अब क्योंकि हमने एक्स्ट्रा सिलेंडर पानी में घुसा दिया है, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम पानी के अंदर घुस गया है, तो अब पानी एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स लगाएगा। जितना सिलेंडर पानी के अंदर घुसेगा उतना ही पानी बॉयंट फोर्स लगाता है। देयरफॉर द एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स, जो एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो जो एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स है वो हो जाएगा, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? जितना सॉलिड अंदर घुसा। कितना सॉलिड अंदर घुसा? AX। तो AX इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो इतना एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स लगेगा। और यही एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स इस सिलेंडर को ऊपर धक्का देगा। आप देखो, पहले तो ये अपनी जगह पे नॉर्मल बैठा हुआ था, तो जो भी बॉयंट फोर्स था, बॉयंट फोर्स जो ऊपर की तरफ था, वो mg को बैलेंस कर रहा था। लेकिन अब आपने इसे एक्स्ट्रा अंदर घुसा दिया, तो बॉयंट फोर्स स्ट्रांग हो गया। तो बॉयंट फोर्स स्ट्रांग हो गया तो अभी जोर से ऊपर आएगा।
तो जो एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स है वो इसे ऊपर ला रहा है, तो ये एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हो गया ए एक्स रो लिक्विड इंटू जी। अब आप सबको पता है चिल्ड्रन, रिस्टोरिंग फोर्स अगर एक्स से प्रपोर्शन हो जाए तो एसएचएम होता है, मतलब ये एसएचएम करेगा। देयरफॉर, और रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ए इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के इक्विवेलेंट की वैल्यू तो अभी अभी हमें ए टाइम्स रो लिक्विड इंटू जी, ए टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब चिल्ड्रन मास ऑफ सिलेंडर तो दिया नहीं है, तो उसको ऐसा लिखना पड़ेगा, मास ऑफ सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, जो कि दिया है रो सॉलिड। तो मास को लिख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन ए इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर। एरिया और एरिया कट जाएगा, तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट लेंथ ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड।